नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। हम हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में देखना है हमको दिल्ली सल्तनत। भारत में एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया था आपको कि किस तरीके से धीरे धीरे इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा था। सिंध क्षेत्र भारत से निकल चुका था। भारत के अंदर में इस्लाम का आगमन हुआ। और इन सब का एक बैकग्राउंड देखना होगा हमको कि कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत है क्या, इसमें कितने सारे वंश आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो उससे पहले हमको चलना है थोड़ा सा बैकग्राउंड में, गौरी के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद गौरी भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में और उत्तरी भारत को जीतने में, भारत के अंदर इस्लाम लाने में सबसे बड़ा योगदान है मोहम्मद गौरी का। ये कौन है मोहम्मद गौरी? तो इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान में इसने गजनवियों को उखाड़ फेंका। इससे पहले जो गजनी थे, गजनी गजनी को परास्त किया। और धीरे धीरे इसने पूरा अफगानिस्तान को जीत लिया, आधा सेंट्रल एशिया को जीत चुका था। फिर भारत की ओर आया, सिंध क्षेत्र से गजनी को उखाड़ फेंका। तो सिंध धीरे से मैदान में एंट्री किया, पंजाब को जीता और आगे फिर भारत के अंदर में एक लंबा सफर तय किया है मोहम्मद गौरी ने। भारत के अंदर में आक्रमण से पहले काफी सारी लड़ाई लड़ी। एक बार थोड़ा मैप से समझने का कोशिश करिए। ये भारत से सटा हुआ है अफगानिस्तान, और ये पूरा इलाका जो है पाकिस्तान का है। तो गजनी के समय ही, जो गजनी था, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुआ था, फिर मोहम्मद गजनी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया। तो ये पूरा इस्लाम के प्रभाव में आ चुका था। एक के बाद एक शासक आए और इस्लाम का प्रभाव इस क्षेत्र में आ चुका था। ये पूरा सिंध वाला बेल्ट है, प्लेन क्षेत्र है, पंजाब पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र और पर्वत क्षेत्र। इसके ऊपर में अफगानिस्तान है, लेकिन उस समय तो इंटीग्रेटेड भारत का हिस्सा थे। तो अफगानिस्तान में ही इसने गजनी को समाप्त किया। गजनी का साम्राज्य सिंध तक था, पूरा किसके अंडर में आ गया? मोहम्मद गौरी के अंडर में आ गया। मोहम्मद गौरी भारत के अंदर आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? आक्रमण का क्या कारण था और विजय कैसे हुआ? ये दो क्वेश्चन। आक्रमण क्यों किया और विजय कैसे हुआ? ये तो देखिए, आक्रमण का कारण था कि सेंट्रल एशिया में युद्ध चलते थे उस समय। सेंट्रल एशिया में कई सारी जनजाति थी, सभी इस्लाम के प्रभाव में आ चुके थे, युद्धग्रस्त थे, आपस में लड़ते रहते थे। इनका फंडिंग कहाँ से हो, पैसा कहाँ से हो? तो भारत एक संपन्न देश था, हमेशा फंडिंग का सोर्स ही भारत रहा। भारत पे नजर सिर्फ गौरी का ही नहीं गया था, गौरी के साथ साथ गौरी के साथ साथ तैमूर का, इसके साथ मंगोलों का, और गौरी से पहले गजनी। तो सबकी दृष्टि भारत की संपन्नता पे थी। भारत संपन्न था, इकोनॉमिक्स में दिग्गज था भारत, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ से पैसा एकत्रित करके उससे फंडिंग करते, ये फंडिंग करके हथियार उपकरण खरीदते और सेंट्रल एशिया पे अपना दबदबा बनाए रखते। अफगानिस्तान हो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे, साथ साथ में ईरान के पूरा क्षेत्र में। तो इनके दृष्टि हमेशा भारत की संपन्नता पे थी, क्योंकि फंडिंग हो जाता। विजय कैसे हुए इसको देखना हमको, विजय कैसे हुआ ये। तो विजय से पहले एक पृष्ठभूमि देख लीजिए सेंट्रल एशिया की। मध्य एशिया का बहुत बड़ा रोल था। मध्य एशिया, तो सेंट्रल एशिया कहाँ पे बसा हुआ था? सेंट्रल एशिया के एक ओर तो भारत है, इस साइड में चीन है, और इस साइड जाता है यूरोप, बीच में है सेंट्रल एशिया। स्थिति देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटजी पॉइंट पे, लोकेशन पे है। तो चीन में आविष्कार हो रहे थे उस समय, जैसे बारूद चीन में आविष्कार हुआ, कागज का आविष्कार हुआ, इसके साथ दिशा सूचक यंत्र का। ये कुछ ऐसे उपकरण थे उस समय कि पूरा युद्ध का जो कला था
युद्ध की स्ट्रेटजी, ये सब बदल के रख दिया। एक तरीके का इनोवेशन था उस समय का कि दिशा सूचक केंद्र से पता चल जाता था किस दिशा में आप जा रहे हैं, भारत किस दिशा की ओर पड़ेगा। कागज का आविष्कार हो गया था, तो लेटर लिखने और कंपाइल करना, डाटा एक जगह एकत्रित कर सकते थे। तो अनुसंधान के लिए कागज बहुत उपयोगी हो गया और प्रचार प्रसार के लिए। फिर बारूद, बारूद ने युद्ध की कला को और विकसित कर दिया। ये सब चाइना से सेंट्रल एशिया गए थे, सेंट्रल एशिया से फिर आगे यूरोप की ओर जा रहे थे, लेकिन अभी तक भारत में नहीं पहुंचे थे। तो आविष्कार हो चुके थे, लेकिन भारत अभी भी अछूता था। ये भूमिका बता रहा हूं मैं आपको सेंट्रल एशिया की, क्या भूमिका थी। उस समय का दौर था 11वीं शताब्दी वाला। जो 11वीं शताब्दी का दौर था, कुछ इस तरीके का दौर था। फिर इसके साथ आविष्कार तो हो ही रहे थे, नए नए आविष्कार के उपकरण पहुंच रहे थे। उस क्षेत्र में घोड़ा था। सेंट्रल एशिया में घास के मैदान होते हैं। कौन सा घास का होता है? स्टेपिक ग्रास लैंड है। स्टेपिक ग्रास लैंड में घोड़े होते हैं, उच्च कोटि के घोड़े, नस्ल। इसके साथ साथ जो भी आविष्कार चाइना में युद्ध के लिए हो रहे थे, रक्षा के उपकरण बन रहे थे, जैसे कवच, तीर, धनुष, उच्च क्वालिटी के थे, वो तेजी से मार करते थे। अगर घोड़े पे कोई आदमी चढ़ा हो, हाइट उसकी ज्यादा हो, तीव्र गति से घोड़ा भागता हो, अच्छी नस्ल का हो, तो धनुष की मार, और धनुष भी बहुत तीव्र गति से वार करने वाला हो, ये सब आविष्कार हो रहे थे उस समय। तो युद्ध की कला में निपुणता उस आदमी को मिल जाती थी, उस संभावना बन जाती थी कि वो आदमी जीतेगा, संभावना थी उसके विजय की। क्योंकि उस समय के ये रक्षा उपकरण थे, रक्षा टेक्निक थे, रक्षा हथियार थे, जो भारत अभी तक अछूता था। भारत में घोड़े नहीं मिल रहे थे। भारत के अंदर अभी भी राजा किससे लड़ रहे थे? हाथी पे चढ़ के। इनके पास तीव्र गति वाला धनुष, तीर नहीं था। और घोड़ा और हाथी में तेज कौन होता है? घोड़ा होता है, तीव्र गति से भागता है। और हाथी पे चढ़ के लड़ाई करना भाले से, और इधर घोड़े पे चढ़ के तीर से लड़ाई करना, दोनों में अंतर था। इसके साथ अगर बारूद का प्रयोग कर ले तो और कला आ जाती है, विकसित होती है। दिशा सूचक से पता चल जाता था। ये तमाम पहलू थे उस समय के दौर में। और ट्रेडमार्क, फिर ये सारे का जो ट्रेड हो रहा था, उस पर भी एक तरफा इनका अधिकार था। अगर भारत चाह के भी ट्रेड करता तो नहीं हो सकता था, क्योंकि सारा का सारा ट्रेड इन्हीं के पास था, इनके हाथ में चाह। अगर कुछ भी उपकरण चाहिए होगा, घोड़े चाहिए होंगे, तो सप्लाई कौन करेंगे? व्यापारी, सेंट्रल एशिया के व्यापारी ही करेंगे। तो ये संभव नहीं हो पाया। भारत इन सबसे अछूता रह गया। राजा महाराजा जो उस समय के थे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पे, और रिजल्ट है कि गौरी का आक्रमण इन्हीं सब पहलुओं का एक इंटीग्रेटेड परिणाम था। इन सब का इस्तेमाल उसने किया अपनी युद्ध कला में। और मैप तो अलबरूनी का पहले से बना हुआ था, भारत के जगह जगह को इसने मैप के जरिए दर्शाया हुआ था। कौन मैपिंग किया था उस समय का? महान साइंटिस्ट, जियोग्राफर अल बरूनी। उधर से मार्को पोलो भी लगातार खोज रहा था, मार्को पोलो। तो अल बरूनी का मैप काम आया। अब यहाँ पे एक बार रास्ता देखिए अटैक करने का, गोरी का। मोहम्मद गोरी कैसे अटैक किया? मोहम्मद गोरी सिंध की ओर से अटैक करता था, सिंध को विजय किया। फिर आगे थार मरुस्थल आता है, पूरा क्षेत्र थार है, और फिर गुजरात स्टेट है। ये वाला क्षेत्र, तो आप जाएंगे तो थार मरुस्थल मिलेगा, कच्छ क्षेत्र मिलेगा। यहाँ से अटैक करता था और बार बार पराजित हो जाता था। यहाँ पे सोलंकियों का शासन चल रहा था। और मूल राज एक राजा था सोलंकी वंश का, जिसने गौरी को पराजित किया था। तो मूल राज गौरी को पराजित किया था। गौरी जिस रास्ते को अपना रहा था, इसने रास्ता छोड़ दिया। अब इधर से अटैक ना करके इसने इस साइड से अटैक किया, पहाड़ी वाले क्षेत्र से और पंजाब वाले रास्ते से। इस वाले क्षेत्र से अटैक करता हुआ ये पहुंच गया भटिंडा। कहाँ है भटिंडा? पंजाब में। गौरी का तो अस्तित्व समाप्त कर दिया। जगह जगह इसने अपना क्षेत्र को कंट्रोल किया, मजबूत किया, थाने चौकियों की स्थापना कर दी, फोर्ट्स की स्थापना कर दी। अब आगे पंजाब की ओर आता है, भटिंडा की
भटिंडा पे अटैक करता है। भटिंडा कहाँ है? पंजाब में। और उस समय किसके अंडर में था ये पूरा क्षेत्र? तो चौहानों के अंडर में था। चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान। यहीं से कहानी स्टार्ट हुई, पृथ्वीराज चौहान। जैसे इसने भटिंडा पे अटैक किया, भटिंडा को अपने अंडर में लिया गौरी, पृथ्वीराज चौहान की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और तराइन का युद्ध हुआ। तराइन कहाँ पे है भाई? कभी कभी पूछ लेता है। तो यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी। और कहाँ पे है ये? बोलेंगे हरियाणा में है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, क्या बोलना है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। एक साइड पृथ्वीराज चौहान था, दूसरे साइड मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ। यमुना नदी किनारे हरियाणा में है। मामला क्या था? भटिंडा पे अधिकार करने का, भटिंडा पे आक्रमण करने का गौरी ने किया। प्रथम युद्ध था ये तराइन का। इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में, और गोरी परास्त हुआ। बच गए गोरी, भाग गया। कुछ सैनिकों ने जान बचा ली, बुरी तरीके से घायल हो गया था। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध हुआ फिर। तराइन का सेकंड वार जो हुआ, एक साल बाद 1192 में हुआ। देखिए प्रथम युद्ध में, जो प्रथम युद्ध है तराइन का, इसमें मोहम्मद गोरी जख्मी हो गया था, वापस गजनी गया, फिर से ट्रीटमेंट कराया, फिर से इलाज कराया। लेकिन ये भी शासक बहुत ही खतरनाक था। युद्ध कला में निपुण था, कुशल था, दक्ष था। शासन प्रशासन और कला का ज्ञान इसको बचपन से ही मिला हुआ था। गवर्नर से इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में इनोवेशन का सारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर दमखम से इसने 1192 में तराइन का युद्ध किया। और इस बार भाग इसके साथ था। पृथ्वीराज जो चौहान है, इसकी हार हुई। चौहानों की हार हुई। 1 लाख से अधिक राजपूत मारे गए। 1 लाख राजपूत मारे गए। गोविंद राज इसका नाम आता है, कहीं कहीं पूछ लेता है गोविंद राज कौन है। गोविंद राज एक राजा था, तोमर शासक। गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। पृथ्वीराज चौहान इसका सेनापति था। गोविंद राज जो लड़ाई कर रहा था, तराइन के सेकेंड युद्ध में हार गए। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया। गोविंद राज, ये दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। और गोविंद राज युद्ध में ही इधर था, जो युद्ध का मैदान था वहीं पे मारे गए। इतिहासकार बोलते हैं यही दौर था। अगर पृथ्वीराज चौहान, अगर तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का पीछा किया रहता है, जख्मी था, ज्यादा दूर नहीं भाग सकता था, तो पृथ्वीराज चौहान को पीछा करना था और इसे पकड़ना था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा के आगे पीछा नहीं किया, और ये बच के निकल गया। अदरवाइज कभी भी गौरी भारत में आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका अस्तित्व ही पृथ्वीराज चौहान पर डिपेंड था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको एक बार चांस दे दिया, और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया। गोविंद राज तो युद्ध में मारे गए, और इनको बंदी बनाकर अजमेर लाया गया। बाद में इनका धोखे से हत्या हुई। अजमेर, बंदी कहाँ बनाया गया? अजमेर में। ये था कहानी मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाला था। मोहम्मद गोरी अपने आप को विश्व का दूसरा सिकंदर बोलता था। इसकी आकांक्षा थी पूरा विश्व जीतने की। इस्लाम का चैंपियन बोलता है अपने आप को, चैंपियन ऑफ इस्लाम। जो गौरी है, सिर्फ गौरी लिख रहा हूँ, गौड़ साम्राज्य कभी कभी आता है, गौड़ साम्राज्य का स्थापना किया। अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता है, दूसरा सिकंदर। पहला सिकंदर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर इंग्लिश में। इसके बाद ये अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता है। पूरा विश्व विजय करना चाहता था। आगे भारत में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का सेकेंड युद्ध में तो विजय हुआ। फिर धीरे धीरे इसने गढ़वाल वंश के शासक, जो गढ़वाल शासक थे, उनको पराजित किया। क्या नाम था? तो जयचंद्र। जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? चंद्रावर का युद्ध में, चंद्रावर युद्ध।
अब चौहान उत्तर भारत से समाप्त हो चुका, खत्म हो चुका था। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अंडर में आ चुका था? गौड़ साम्राज्य के अंडर में आ चुका था। चंद्रावर के युद्ध के बाद जो बाद में बचे चंदेलों के गढ़, जैसे महोबा, कालिंजर, महोबा हो, कालिंजर हो, बनारस, ये सब आ गए किसके अंडर में आ गए? तो गौड़ साम्राज्य के अंडर में आ गए। फिर गौरी वापस गजनी की ओर गया, वापस रिटर्न हो रहा था अफगानिस्तान की ओर, तो बीच में खोखरों ने इसकी हत्या कर दी। 1206 की बात है, इसकी हत्या हो गई थी। खोखरो, कभी कभी बोलता है खोखर। देखिए, खोखर एक जनजाति था अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में रहते थे, तो खोखरों ने विद्रोह किया था। इसी विद्रोह को दबाने के लिए गजनी जा रहा था ये वापस, तो झेलम नदी के तट पे ही कहीं पे इसकी हत्या की गई थी। तो 1206 में इसकी हत्या हो गई थी। अब इसका कोई वंशज नहीं था, गौरी का कोई वंशज नहीं था। साम्राज्य आ चुका था बनारस तक। पूरा उत्तर भारत में कहाँ तक साम्राज्य स्थापित हो चुका था? तो पंजाब से लेके बनारस तक का पूरा क्षेत्र। थोड़ा सा देखिए मैप में, यहाँ से लेके पूरा का पूरा बेल्ट किसके अंदर में आ रहा है? ये भी है पूरा, तो ये आ रहा है गौड़ साम्राज्य के अंडर में। अब चूंकि कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी कौन बनता? मोहम्मद गोरी के बहुत सारे दास थे, इसमें से दो दास का नाम याद करना है। जो मोहम्मद गोरी था, इसके दास थे, इसका कोई पुत्र नहीं था। 1206 में तो इसकी हत्या हो गई थी, खोखरों ने कर दिया था। एक दास का नाम है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे का नाम है बख्तियार खिलजी। तो गोरी वापस गजनी की ओर जा रहा था, हत्या कर दी। जब हत्या हो गई, ये खबर मिली कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वयं को शासक घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अभी तक बनारस तक ही था, सीमित था। पूरा क्षेत्र को संभाल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बख्तियार खिलजी इससे आगे बढ़ गया, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे करके जो देखेंगे, इस ओर बढ़ रहा है बख्तियार खिलजी। किस ओर बढ़ रहा है? बिहार और बंगाल की ओर। बिहार और बंगाल। बख्तियार खिलजी लगातार पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है, बंगाल बिहार की ओर। और बंगाल बिहार को विजय कर लिया बख्तियार खिलजी ने। ये बख्तियार खिलजी है, गौरी का दास था, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बना। तो दोनों, जो गौरी विजयी हो रहा है, इस विजय में सबसे बड़ा योगदान यही दोनों दे रहे हैं। जहां कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा उत्तर भारत से अपना पकड़ मजबूत कर रहा था, एक के बाद एक किलो को जीत रहा था। ग्वालियर, महोबा, फिर है कालिंजर जैसे किलो को जीत रहा था, राजपूत शासकों से युद्ध कर रहा था। तो दूसरी ओर बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल को विजय कर रहा था, और अंत में विजयी कर लिया। यही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय था, इसको ध्वस्त करने का काम किसने किया? गिराने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। एक बार फिर देख लीजिए, बख्तियार खिलजी कभी पूछ लेता है पीसीएस के एग्जाम में कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने गिराया, ध्वस्त किया? वह था बख्तियार खिलजी। सबसे पहला क्विस मुस्लिम शासक ने बंगाल बिहार को यही किया था, वह था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी मात्र 18 घुड़सवार लेके लक्ष्मण सेन की दरबार में घुस गया था। लक्ष्मण सेन, सेन वंश का शासन था। अगर बंगाल बिहार की बात करें तो उस समय शासन किसका था? सेन वंश का था। सेन वंश में शासक कौन था? तो बोला है लक्ष्मण। नाम याद करेंगे आप, लक्ष्मण। लक्ष्मण सेन शासक था। ये अपना महल छोड़ के भाग गया, और इस सिचुएशन का बेनिफिट उठा के बख्तियार खिलजी ने पूरा बिहार और बंगाल पे विजय कर लिया। बाद में इसके एक दास ने हत्या कर दी। बख्तियार खिलजी साम्राज्य का भोग नहीं भोग सका, और इसकी हत्या इसके एक गुलाम ने कर दी।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से होता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत में इसने पहला वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश की स्थापना किया। थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लेते हैं हम लोग, और तब तक क्या हुआ उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जगह जगह बोलेंगे आप, तुर्क चौकी थी, तुर्क चौकी, थाना, और किले बन रहे थे। पूरा उत्तरी भारत का सैनिककरण स्टार्ट हो गया, तुर्कों के अंडर में सैनिककरण स्टार्ट कर दिया गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक बोलेंगे गुलाम है। किसका गुलाम है या दास है? तो गौरी का दास है। देखिए, गौरी, मोहम्मद गौरी इसका दास है, गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे बोला जाता है मामलुक वंश। कि कौन नाम है, कभी कभी पूछता है मामलिक वंश। कब की बात है? 1206 में जब हत्या हुई मोहम्मद गौरी की, उसी समय इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है? राजधानी लिखना है लाहौर राजधानी है। अभी तक दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया, लाहौर राजधानी थी। और लाहौर में इसकी मतलब घोड़े से गिर के मृत्यु हुई। तो 1210 में इसकी मृत्यु कैसे हुई? डेथ, मरा कैसे? तो बोलेंगे घोड़े से गिर के। पोलो खेल रहा था और घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर थी, मरा 1210 में। लाहौर में इसे दफन किया गया। दफन कहाँ किया गया? तो बोलना है लाहौर में ही इसे दफन कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की और कुछ उपलब्धि देखिए, क्या क्या किया इसने। तो इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। सबसे पहली मस्जिद भारत के अंदर तो केरल में बनी थी, लेकिन इतिहास में कभी कभी आपको मिलेगा सबसे पहला मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर में है। ये क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो झोपड़ी या झोपड़ा, ये बोलेंगे मस्जिद है। फिर से एक बार देखिए, मस्जिद बन रहे हैं। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद पहला मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसका मतलब था मस्जिद बनने प्रारंभ हो चुके थे भारत में। कब से बनना प्रारंभ हुए? तो 1206 के बाद ही बनना स्टार्ट हुए। तो इससे पहले भारत में मस्जिद नहीं हुआ करते थे, लेकिन सबसे पहले मस्जिद केरल में बन चुकी थी। खैर, इतिहास में आपको यही मिलेगा। तो 1206 के बाद भारत के अंदर मस्जिद बनना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे मस्जिद और बढ़ते गए। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बने, 2.5 दिन का झोपड़ा बना। और इसके साथ विजय के उपलक्ष्य में इसने कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम दोनों का आ रहा है। देखिए क्या है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? ये है संत। किस तरीके के संत हैं? सूफी संत। इसको अलग से पढ़ना है। सूफी क्या होता है? इस्लाम धर्म के अंदर सूफी ये संत होते हैं। जिस तरीके से भारत में संत होते हैं, इस्लाम में भी सूफी संत होते हैं, निरंकार होते हैं। तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पे इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा था। तो कुतुब मीनार की फाउंडेशन जो दिल्ली के में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार। देख लीजिएगा, थोड़ा फारसी शब्द है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है, एक संत थे, लेकिन वास्तव में एक ये प्रतीक था, मुस्लिम वंश की स्थापना का प्रतीक था।
कभी भी कोई भी राजा महाराजा जब भी भारतीय इतिहास में विजयी होता था, मुकाम प्राप्त कर लेता था, तो वह कभी किले का निर्माण करता था, कभी विजयी स्तंभ का निर्माण करता था। तो एक तरीके से यह इसका प्रतीक होता था राजा का कि इसने विजयी स्तंभ बनाया है। तो एक तरीके का विजयी स्तंभ था। और वास्तुकला की शुरुआत भी हो चुकी थी इस्लाम में। भारत के अंदर जो इस्लामिक दुनिया धीरे धीरे बसी, तो उसकी वास्तुकला कहाँ से आई? कुतुबुद्दीन ऐबक से आई। भारत के अंदर अब बदलाव हो रहे थे। किस तरीके के बदलाव हो रहे थे? तो इस्लामी समाज, नियम, वास्तुकला, कृषि पद्धति, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, ये सब आ रहे थे। देखिए, इस्लाम का एंट्री हुआ भारत के अंदर, तो उसके साथ जो राजा बने, शासक बने, कौन शासक थे? तो शासक थे इस्लाम को फॉलो करने वाले, इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायी थे। तो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इस्लाम का जो भी हदीस था, कुरान या उलेमा का फरमान, कैसे कुछ ना कुछ नियम कानून होंगे जिसके आधार पर चलेंगे। तो इस्लाम की दुनिया का नियम कानून एक तरीके से समझिए संविधान, हदीस, कुरान या उलेमा जो आचार रहते हैं या संत रहते हैं, उनके उपदेश, वही नियम बन जाते हैं। यही नियम है। और इस नियम को धीरे धीरे भारत के अंदर लागू किया गया। और वास्तुकला की शुरुआत हो चुकी थी। वास्तुकला में जैसे ही मस्जिद बने थे, उसी से ही शुरुआत हो गई थी मस्जिद के साथ। लेकिन कुतुब मीनार, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया, तो कुतुब मीनार भव्य था अपने आप में उस समय का। तो वास्तुकला की भी एंट्री हो चुकी थी कि कुछ नए डिजाइन के भवन बनेंगे, किस तरीके के उसमें सीमेंट का प्रयोग होगा, पत्थरों को जोड़ा जाएगा, नक्काशी कैसे की जाएगी, ये सब वास्तुकला था। खैर, मोहम्मद गोरी से स्टार्ट हुआ, बाद में धीरे धीरे अंदर की ओर चलेंगे आप दिल्ली सल्तनत में, तो कुछ वंश आएंगे। उस वंश का नाम एक बार देख लीजिए। तो दिल्ली सल्तनत, सबसे पहला आप पढ़ लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लेकिन इसमें पढ़ना है वंश, कौन कौन से वंश आते हैं। कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हैं। सबसे पहला गुलाम वंश, मामलुक वंश भी जिसे बोला जाता है, इसको पढ़ना है आपको। इसके अंदर कुछ शासकों को पढ़ना है। इसके आगे आएंगे आप गुलाम वंश के बाद खिलजी को पढ़ना है आपको। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे करके आप खिलजी मिलेगा। तुगलक, तुगलक वंश जैसे मिलेगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। फिर मिलेंगे सैयद, सैयद वंश। और इसके बाद मिलेंगे लोधी, लोधी वंश। ये 5 वंश आपको मिलेंगे। और अंत में 1206 से स्टार्ट होते हुए चलेंगे 1526 तक। और इसके बाद आ जाएगा मुगल, मुगल वंश। ये समाप्त हो जाता है दिल्ली सल्तनत। आपको यही पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। एक पृष्ठभूमि जो मैं आपको बताया, इसके बाद आपको इसमें ये पढ़ना कुछ कुछ शासक का, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इसके बाद एक मुगल पढ़ना है। यही मध्यकालीन भारत है। तो गुलाम वंश में आप पढ़िए ऐबक। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक है, सिर्फ वही पढ़ना है आपको। इल्तुतमिश, बलबन, यही पढ़ना है आपको। और एक महिला इसमें है रजिया सुल्तान। थोड़ा सा कि पहली सुल्तान बनी भारत के अंदर, महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। इस्लाम धर्म में महिला शासक कैसे बनी, तो ये थोड़ा सा रजिया सुल्तान को हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये शासक हैं गुलाम वंश के, इसी को आपको थोड़ा सा पढ़ना है।
बाद में खिलजी वंश, इसके भी कुछ शासक होंगे, तुगलक वंश के कुछ शासक होंगे और सैयद वंश के। और अलग से पढ़ना है थोड़ा सा मंगोल, मंगोल पढ़ना है, और तैमूर, तैमूर वंश। मंगोल भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे, भारत में बहुत बार आक्रमण किए थे। तो तैमूर लंग ने भी भारत में आक्रमण किया था। बस आज के लिए ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था ये दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको और जानकारी मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए टू डू इसमें।